क्या मार गई ये? एडमिन ने अपने लिए लगाया होगा, मेरे को आइडिया नहीं इसका। सो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने लास्ट एग्जांपल देखा था एक इमेजेस को ऑन ऑफ करने का, जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इमेज के सोर्स को चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और प्रेस करेंगे इंस्पेक्ट। सो इंस्पेक्ट करने पर आप यहाँ देखेंगे अभी हमारा जो SRC है वो क्या लिखा रहा है, images/off.jpg। बट जैसे ही आप यहाँ से ऑन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो सोर्स है वो ऑन वाली इमेज के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का अगर कोड देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली यहाँ पर क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो इस एग्जांपल में प्रेस करेंगे Ctrl+U। सो हमारी इमेज की एक आईडी है यहाँ पर विच इज़ माई इमेज, और हमने दो ट्रिगर यहाँ पर बनाए हैं, वन इज़ लाइट 1 and 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर फंक्शन के अंदर SW स्टैंड फॉर स्विच, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारी चॉइस है। लाइट फंक्शन का नेम भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है पिक। इफ़ स्विच की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, लाइट ऑफ, मतलब पिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, images/off.jpg। और अगर 1 होगी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन के साथ बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट ऑन पर हमने वैल्यू क्या पास किया, 1, ऑफ पर हमने पास किया हुआ है 0। ठीक है, तो 0 से अगर मैच होगा जावास्क्रिप्ट में तो ऑफ के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और अगर 1 के साथ चेंज होता है 0 तो वो आपका ऑटोमेटिकली एल्स यानी कि ऑन में चला जाएगा। तो ये काम बेसिकली जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रहा है हमारा। और एक आपको स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट का हमने बताया था कि अगर ब्राउज़र में आपका जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया जाता है तब हमारा नो स्क्रिप्ट एक्टिवेट होता है, और अगर जावास्क्रिप्ट एक्टिव होता है हमारा तो नो स्क्रिप्ट हमारा फंक्शन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल पाथ। A file path describe the location of a file in a website folders and structure। अगर किसी फाइल का पाथ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, नेम कुछ भी हो सकता है, तो इट मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो HTML जहाँ पर आपका अवेलेबल है उसी के साथ में इमेज की फाइल भी अवेलेबल है, मतलब किसी फोल्डर में नहीं है। जैसे कि अभी इमेजेस का एक फोल्डर हमारे पास अवेलेबल है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा रहा है, images/picture.jpg। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफिक्स है वो किसी फोल्डर के अंदर लोकेटेड है, और अगर स्लैश इमेजेस के आगे है इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं किसी डोमेन के रूट की, और वो डोमेन कुछ भी हो सकता है जो भी अपनी वेबसाइट के लिए बुक करेंगे। ठीक है, और अगर डॉट स्लैश करके अगर लिखा हुआ है इट मीन्स कि हम HTML फाइल को किसी ऐसी पोजीशन पर रख रहे हैं जिसके बाहर किसी फोल्डर में अलग इमेज रखी हुई है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। द picture.jpg फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज। इन द सेकेंड एग्जाम्पल फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। ठीक है, इन थर्ड एग्जाम्पल फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब, यानी कि इसका मतलब ऑफलाइन से नहीं है, ऑनलाइन के केस में है। ठीक है, और फोर्थ एग्जाम्पल में फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। तो ये ऐसा समझिए एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई HTML फाइल है और वो किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है, लाइक डेमो। तो HTML फाइल यहाँ पर है लेकिन इमेज जो है वो
इसके बाहर यहाँ रखी हुई है। तो किसी भी फोल्डर से बाहर जाने के लिए हम लोग 2 डॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियरिटी मिल जाए इस एग्जांपल के रिगार्डिंग। तो यहाँ ये तो नीचे हमने शायद बनाया भी होगा ऑलरेडी, तो चलिए अवेलेबल है, वन बाय वन देखते हैं। सो HTML फाइल पाथ, अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल लाइक वेब पेजेस, इमेजेस, स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट्स। तो हमें दो चीज़ें तो पता है, लिंकिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एन एब्सोल्यूट फाइल पाथ इज़ द फुल URL टू अ फाइल। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्रॉपर डोमेन नेम के साथ आपको फाइल का पाथ जो होता है वो मेंशन करना होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक फ़ोन की इमेज रिवील हो रही है इसके अंदर। सेकंड क्या है, रिलेटिव, यानी कि आपके फोल्डर के अंदर कोई फाइल अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा इमेज जो है वो ऑफलाइन में डिस्प्ले नहीं हुआ, बट जबकि है हमारे फोल्डर में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने यहाँ पर इमेज के आगे क्या लगाया हुआ है, स्लैश। ये स्लैश ध्यान रखना है, डायरेक्टरी के आगे तभी वर्क करेगा जब आपकी ये फाइल ऑनलाइन होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से ये एक साइट है और यहाँ पर अगर कोई इमेज अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा डायरेक्टरी है तो उसके आगे स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के लिए एप्लीकेबल होता है, ऑफलाइन के लिए नहीं होता है। ऑफलाइन में अगर हम लोग कोई भी लिंक असाइन करेंगे तो आपने डायरेक्टरी के आगे स्लैश का यूज़ नहीं करना है। सो अ रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें एक स्टेटमेंट मेंशन रहता है करंट वेब, यानी कि ये डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। आपका डोमेन कोई भी हो, ABCD XYZ, ठीक है। तो कभी भी आप अगर एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर वेबसाइट लेके जाएंगे, कभी भी आपको इमेजेस के लिंक में प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। इसी का रिलेटिव का दूसरा एग्जांपल होता है ऑफलाइन के मोड में। आप इस तरह से लिखेंगे तो इस सिनेरियो में आपको जो पिक्चर है वो डिस्प्ले होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम ऑफलाइन चला रहे हैं। और ये है हमारे पास 2 टाइम्स डॉट के साथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे रन एग्जाम्पल, तो ये आप देख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारी इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो इसको हम लोग ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके लिए। Ctrl+O नोटपैड में यहाँ पर ओपन करेंगे। सो इमेजेस के अंदर एक picture.jpg फाइल हमारे पास अवेलेबल है इधर, ठीक है। यहाँ पर फाइंड करेंगे, दिखाई दे रहा है पिक्चर, यही फाइल हम लोगों ने वेबसाइट में अटैच किया हुआ है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 टाइम डॉट स्लैश और फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+S। अभी जब आप वेब ब्राउज़र में इसको रीलोड करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ से मिसिंग होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टरी मैच नहीं कर रही है। तो 2 टाइम डॉट का मतलब क्या होता है कि हम जिस फोल्डर में हैं हम उस फोल्डर से बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम ये पिक्चर वाली जो इमेज है हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम आज की डेट के जो फोल्डर है हमारा 11th का, उससे बाहर इस फोटोग्राफ को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फाइल कहाँ पर है, HTML फाइल इस फोल्डर में, और इमेज कहाँ है, इस फोल्डर के बाहर। तो बाहर किसी फोल्डर में तो है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या रखेंगे, 2 टाइम डॉट / और अपनी इमेज का नेम यहाँ पर आपने बताना है। फाइल को सेव कीजिएगा, वेब ब्राउज़र में रिलोड करके चेक करिए इस इमेज को। डिस्प्ले हो गया इमेज। तो इसका मतलब क्या 2 टाइम डॉट का, कि जब आपको किसी एक डायरेक्टरी से पेरेंट लेवल में जाके किसी भी फाइल को लिंक करना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट एग्जांपल पर आएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस,
बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रिलेटिव फाइल पाथ, यानी कि जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे। प्लीज़ का क्या नाम है? ठीक। सो एब्सोल्यूट लिंक्स को आपने अवॉइड करना है इन टर्म्स ऑफ इमेज। इन टर्म्स ऑफ वेब यूआरएल एक्सेप्टेबल है, बट इमेजेस के लिए कभी भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपने कोई डिज़ाइन अगर एब्सोल्यूट लिंक के साथ बना दिया, कल को किसी उस साइट ऑनर ने वो इमेज को अगर अपनी साइट से रिमूव किया तो आपकी साइट से भी वो इमेज डिसमिस हो जाएगा। सो व्हेन यूजिंग रिलेटिव फाइल पाथ, योर वेब पेजेस विल नॉट बी फाउंड टू योर करंट बेस यूआरएल। All links will work on your own computer localhost as well as on your current public domain and your future public domain. So जनरली क्या होता है, कोई भी साइट जब डेवलप किया जाता है तो वो ऑफलाइन होता है, जिसको हम लोग लोकल डोमेन बोलते हैं, और लेटर ऑन हम लोग बनाने का तो उसको लाइव करते हैं किसी भी डोमेन को परचेज करने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल पाथ से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, HTML हेड। हेड एलिमेंट, जिसमें अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें यूज़ की हैं, वन इज़ टाइटल एंड अदर इज़ स्टाइल। हेड में और हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हमने लिंक वाला एग्जांपल भी देख लिया है, यानी कि एक्सटर्नल CSS अगर हमें अटैच करना होता है तो हम लोग लिंक का यूज़ करते हैं। इवन आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, द HTML हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स: टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस। तो मेटा जो पार्ट होता है ये आपके मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है, और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए अगर आप किसी वेबसाइट को लाइव लेकर आ रहे हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, मतलब हम उस डेटा की बात करें जो उस पेज के साथ एसोसिएटेड है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो गूगल का बेसिकली फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, वो आपके पेज पर कंटेंट को रीड करने से पहले आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन को रीड करता है, ताकि वहाँ से मेजर इन्फॉर्मेशन वो लिफ्ट कर ले फटाफट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? टाइटल, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी लिमिट होती है 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम लोग हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन करके डिफाइन करते हैं। तो ये पार्ट आप सीखेंगे जब आपका SEO वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। So HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed in web browser, या फिर कह सकते हैं बॉडी में हमें डिस्प्ले नहीं होगा। Metadata typically defines the document title, character set, style, script and other meta information. Second, हम बात करेंगे टाइटल के बारे में। The title element defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar और इन दी पेजेस टैब, जो कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन HTML डॉक्यूमेंट्स। द कंटेंट ऑफ अ पेज टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। द पेज टाइटल इज यूज्ड बाय सर्च इंजन एल्गोरिदम टू डिसाइड द ऑर्डर व्हेन लिस्टिंग पेजेस इन सर्च रिजल्ट। अब एल्गोरिदम क्या है कि बेसिकली वो प्रोग्राम जो खुद से काम कर रहे हैं, जिनको इतना स्मार्टली लिख दिया गया कि आज की डेट में जब से वो बने तो अभी तक वो ऑटोमेटिकली अपना प्रोसेस फुलफिल कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, लिंक स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो 2011 में गूगल ने फर्स्ट टाइम एक अपना एल्गोरिदम लॉन्च किया जिसका नेम था पैंडा। ठीक है, फिर उसने एक और एल्गोरिदम निकाला 2012 में जिसका नेम था पेंगुइन। फिर 2014 में एक और नया एल्गोरिदम आया जिसको हम लोग जानते हैं हमिंग बर्ड के नाम से, और फिर उसने 2017-18 में एक नया एल्गोरिदम लॉन्च किया जिसको हम जानते हैं पेज रैंक के नाम से। सो ये अलग अलग एल्गोरिदम ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मार्केट से ख़त्म किया, या कह सकते हो कि इंटरनेट के ऊपर जो स्क्रैप था उसको हटा दिया, सिर्फ फिल्टर्ड और रिफाइंड डेटा ही वहाँ पर रह गया। यानी कि आज की डेट में अगर आप कोई भी वेबसाइट बना लोगे तो वो सर्च में नहीं आएगी अनटिल अनलेस जब तक हम लोग उन एल्गोरिदम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर दें कि वो क्या चाहती हैं, तभी आपका पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे आप देखते हो कि कोई नई मूवी रिलीज़ होती है या फिर कोई आप सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करने जाते हो तो पेज तो आता है लेकिन उस पर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो जब किसी पर्सन को कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत सारे लोग इस तरह की वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ से कोई आउटकम उन्हें नहीं मिल रहा है, तो गूगल इस तरह की साइट का जो एल्गोरिदम होता है वो चेक कर रहा होता है और उसको डी रैंक करना स्टार्ट करता है। ठीक है,
तो एसईओ जब सीखेंगे तब हम लोग समझेंगे इस चीज़ को इन डेप्थ कि 3 तरह के एसईओ होते हैं जिसको हम जानते हैं ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट के नाम से। चलिए आगे देखेंगे। तो ध्यान रखना एसईओ में आपको पेज का टाइटल नहीं भूलना है और टाइटल मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं रख सकते होम पेज सर्विस आ जाइए। इतना लेट क्यों हो गए? ओहो, चलिए क्या नाम है, नाम बताइए। क्या नाम बताया? रोहित एंड संगम। ठीक। So the title element defines a title in the browser, provide a title for the page when it is added to favorites, यानी कि जब आप बुकमार्क करते हैं तो भी आपका टाइटल जो होता है वो कैप्चर हो जाता है और वो सेव हो जाता है। थर्ड, डिस्प्लेज अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। सो ट्राई टू मेक द टाइटल एज एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल, और सर्चर इंटेंट से रखना है, यानी कि एंड यूजर किस नाम से आपको ढूंढेगा, इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा उस तरह से। सो जैसे कि हमने यहाँ पर एक नॉर्मल पेज स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर एक हमने स्टेटमेंट लिखा, अ मीनिंगफुल पेज टाइटल विल बी गोज हियर। ठीक है, तो जो भी आपका टाइटल होगा अपने प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सेकंड पार्ट हमारा आता है यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट। तो चलो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या लिखा था टाइटल में, मीनिंगफुल पेज टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी इसमें ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए नीचे। ठीक है, अभी पूरा क्लियर है ना, क्योंकि बिलो 60 कैरेक्टर है। अब कुछ साइट्स हैं जो इस रूल्स को ब्रेक कर देती हैं, जैसे कि मैंने शायद आपको दिखाया या नहीं, बट जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर आप आते हो तो आपको पेज के टाइटल में क्या दिखता है, ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है एंड में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अमेज़ॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप आएंगे तो ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज की डेट में ये लोग मोस्ट पॉपुलर बन चुके हैं। तो पॉपुलैरिटी जब आपके साथ जुड़ गई तब आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट जब आप डे 1 पर ऑनलाइन आएंगे तब आपने एल्गोरिदम को ओवर नहीं करना है। ठीक है, जो जैसा मांगा गया आपसे उतना ही कंटेंट आपको ऑफर करना है। नेक्स्ट, टाइटल के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, अपना स्टाइल। सो स्टाइल आप स्टाइल टैग का यूज़ करके डिफाइन करते हैं अंडर हेड सेक्शन, और इसको हम लोग जानते हैं इंटरनल CSS के नाम से। तो जो भी आप यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बॉडी को एक कलर ऑफर किया है, लाइट ग्रे शेड, H1 का हमने कलर ब्लू रखा हुआ है, पैराग्राफ का कलर हमने रेड डिफाइन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम कलर में आपको डेटा रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या और कंटेन करा सकते हैं, लिंक, यानी कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल CSS यहाँ पर कॉल करना है तो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे लिंक, और इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट भी आपका हेड में ही कंटेन होगा। नेक्स्ट, मेटा एलिमेंट। मेटा एलिमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, author of the document and viewport settings. The metadata will not be displayed on the page, but it is used by browsers how to display content or reload page by search engine, keywords and other web services. So अभी आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जब हमने कंप्लीट एक पेज स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेटा कैरेक्टर सेट। तो यहाँ पर एक एनकोडिंग मेंशन है विच इज़ UTF-8। तो जब भी आप कोई नोटपैड में अपनी फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो आपको किस में मिलता है, UTF-8। अब देखो इस एनकोडिंग का बेनिफिट क्या होता है, इस एनकोडिंग की वजह से ही आपका जो टैग होता है वो ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होता है, उसका रिजल्ट प्रिंट होता है। अदरवाइज़ नहीं तो आपका ये टैग क्या होगा, ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। अगर टैग आएगा तो आउटपुट नहीं होगा, है ना। सो हमने यहाँ पर कोड को इस तरह से एनकोड किया अपने कि वो सिर्फ हमें आउटपुट दे, ना कि एलिमेंट को हमें डिस्प्ले कराए, है ना। तो हम लोग ब्राउज़र में आउटपुट यूज़ करते हैं, तो ये UTF-8 का बेनिफिट आता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे एक मेंशन है, मेटा नेम इज़ व्यूपोर्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट हम किसी वेबसाइट से निकाल दें तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही नहीं होगा। सो ध्यान रखना कि व्यूपोर्ट अगर मेंशन है तो आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगा, अदरवाइज वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ठीक है,
सो इसमें क्या जाएगा, नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अब डिवाइस विड्थ में भी वो टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, कोई भी टाइप ऑफ स्क्रीन। और इनिशियल स्केल क्या लिखा है 1.0, मतलब हमेशा वो 100% ही रहे अपने आप में। सो सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये होता है, ठीक है। नीचे आते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स जैसे कि मैंने अरीना के लिए लिखा है कि एनिमेशन एक कीवर्ड है। अरीना एनिमेशन इज़ नॉट अ कीवर्ड क्योंकि वो ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन कीवर्ड है, VFX कीवर्ड हो गया, गेमिंग कीवर्ड है, 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन, ये सब हमारे क्या है, कीवर्ड है। तो बात आती है कि एक पेज पर कितने कीवर्ड हम लोग लगा सकते हैं। तो गूगल ये कहता है कि 10 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं लगाने चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एंटायर वेबसाइट में नंबर ऑफ जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे ला के होम पेज में ही स्टफ़ कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस 2011 से पहले एक्सेप्टेबल थी, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन आज की डेट में मॉडर्न एल्गोरिदम ये कहता है कि आपको इस लाइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आप अपना टाइटल और अपना पेज का डिस्क्रिप्शन इतना रिच बनाओ कि आपको इसकी ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने नीचे अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया। अब आप यहाँ देखोगे यही जो कीवर्ड हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो इसमें भी हमने कॉल किए हुए। तो जैसे कि अरीना एनिमेशन, तो ब्रांड नेम आ गया। अगर कोई सर्च करता है एनिमेशन तो हमारा एनिमेशन कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जॉइन अस फॉर बेस्ट कोर्सेज इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, AR VR, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीमीडिया। तो सारे कोर्सेज आ गए इसके अंदर, मेजर, ठीक है, लोकेशन भी आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल डिफाइन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड नेम, आपकी सर्विस ऑफरिंग, आपका लोकेशन, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ आप कवर कर लेते हो तो अब आपको अलग से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2017 के बाद का जो एल्गोरिदम का चेंजेस है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कहता है कि इसको डालो या मत डालो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपका कंटेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और इसकी भी एक लिमिट है, ये 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 161 कैरेक्टर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग अपना एक और मेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ ऑथर, जिसमें कोड की लेंथ कितनी भी हो, डिस्क्रिप्शन की लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरीना एनिमेशन, एक यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है मेटा HTTP इक्विवेलेंट में रिफ्रेश। और रिफ्रेश क्या करेगा कि भाई हर 30 सेकंड में पेज को ऑटोमेटिकली रीलोड करता रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे वेबसाइट में ऐसा कंटेंट है कि भाई वो बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है, ठीक है, तो ऐसा समझो जैसे कोई वेबसाइट है जो आपको लाइव स्कोर दिखाती है, जैसे क्रिक इन्फो फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पर आप देखते हो कि अगर लाइव मैच चले तो स्कोर अपडेट होता रहता है। तो अब ये वाली प्रैक्टिस की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक एजेक्स रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं जावास्क्रिप्ट। एक मिनट जी। तो रिफ्रेश और आज के कल जो मॉडर्न रिफ्रेश चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक होता है रिफ्रेश जिसको हम लोग कहते हैं कि एंटायर पेज रीलोड होता है, ठीक है। एंटायर पेज अगर हमारा रीलोड होता है तो क्या होता है कि उतनी बार सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अब एक वेबसाइट, कई बार क्या होता है हम लोग काम करें तो सो मेनी वेबसाइट्स हमारे टैब में ओपन रहती हैं। ओपन रहेंगी तो क्या होगा कि जिस साइट का यूज़ नहीं आ रहा है वो साइट भी सर्वर पर रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अब आपके जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने वो टैब अपना ओपन करके रखा हुआ है, तो विजिटर वहाँ पर एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहा है और अननेसेसरी मेरा सर्वर का रिसोर्स जो है वो यूज़ हो रहा है। सो इस तरह का जो रिफ्रेश होता है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये पहले के टाइम में सही था जब हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। अब जैसे क्रिक इन्फो एक वेबसाइट है, आज की डेट में देखते हो अगर हम लोग, या कोई भी इस तरह की वेबसाइट जैसे ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात कर लें, जहाँ पर मिनटों सेकंड में आपके प्राइस होते हैं नैनो सेकंड्स में चेंज होते रहते हैं, तो ये ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा पेज ही बार बार रीलोड हो रहा है। वो स्पेसिफिक एरिया जिसमें वो वैल्यू आपको दिख रहा है उतना ही चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये अवेलेबल है मेटा के अंदर, बट ये प्रैक्टिस यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए एक लॉस है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट बनाने के बाद जहाँ से आप होस्ट करते हो
उसकी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। और उस कॉस्ट में क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने 4,000 रुपये पे करके 1 ईयर का कहीं से होस्टिंग और डोमेन बाय कर लिया। अब होगा क्या कि अगर आपका जो एक बैंडविड्थ होता है, अगर आपने टाइम से पहले कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कंडीशन होती है ना कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक मोबाइल में रिचार्ज कराते हो कि भाई आप चाहो तो 2 GB डेटा पूरे महीने चला लो या एक दिन में ही ख़त्म कर लो, ठीक है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिटेशन 28 डेज़ की है। सिमिलरली जब हम लोग कोई डोमेन खरीदते हैं तो हमें मिलती है एक बैंडविड्थ कि जिसमें गिव एंड टेक कितना हो सकता है डेटा का आदान प्रदान। अब आपने डेटा जो है रिक्वेस्ट कर करके बार बार बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, तो आपका भले से डोमेन का जो लाइफ था वो 1 ईयर का है, जो होस्टिंग का लाइफ था 1 ईयर का, लेकिन आपका विजिटर अब आपके पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो इसलिए इस तरह की चीज़ों को हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है, जो बिना वजह के हमारा डेटा कंज्यूम कर लें, ठीक है। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। ओह सॉरी, मेरा माइक म्यूट रह गया। सो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इनको क्लब कर लेते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेजर हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे कि UTF-8 हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए व्यू पोर्ट, कीवर्ड एंड ऑथर इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं कि हमेशा होना चाहिए, चॉइस इज़ योर कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो कीवर्ड भी ऑप्शनल है आपका, डिस्क्रिप्शन इसकी जगह पर आप प्रायोरिटी पर रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं और ये कंट्रोल यू करके आपको हेड में इस तरह से मेटा दिखाई देंगे। अब ये तो मैंने जैसे कि एग्जांपल दिखाया। अब सपोज कीजिए कोई एक वेबसाइट लाइव है, तो कितने नंबर ऑफ मेटाज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं कि एज़ पर रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लेंगे, रिक्वायरमेंट मैटर करती है। तो इस वेबसाइट के सोर्स कोड को ध्यान से देखिए, मेटा यहाँ से शुरू होता है, सब टोटल क्या लिखा हुआ है, सब मेटा ही है ना, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इतना पार्ट एसईओ के पॉइंट से यहाँ पर हैंडल किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तो सेटिंग दी व्यू पोर्ट। अब जो व्यू पोर्ट वाला जो हमने टर्म यहाँ पर देखा है, ये क्या काम करता है। द व्यू पोर्ट इज द यूजर विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, इट वेरीज विद द डिवाइस, इट विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फोन than on a computer screen. So you should include the following meta element in all of your web pages. So ये आपका मेटा रहेगा। So जैसे आप लोग VS कोड वगैरह यूज़ करते हैं, सभी के पास VS कोड तो इंस्टॉल्ड होगा, डे 1 पे हमने बताया था आपको। So VS कोड में क्या होता है कि अगर आप कोई नया पेज बनाने जाते हैं, एक आपको छोटा सा डेमो दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज जैसे हो गई 11/24। सो यहाँ पर देखिए VS कोड में हम लिखेंगे कैप्स लॉक ऑफ करके HTML5, और मैंने इसमें यहाँ पर .html भी लिख देना है। चलिए यहाँ लिखिए HTML5। तो क्या होता है, हमारे पास UTF भी ऑटोमेटिक आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर मेटा व्यू पोर्ट भी अवेलेबल आ रहा है, यानी कि एक बेसिक नीड है एक वेब पेज की, वो पहले से फुलफिल आपको होकर मिल रही है। इसके अलावा एडिशनल आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू कि हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने हैं। तो जैसे कि टाइटल ऑलवेज यूजर डिफाइन है, बट ये चीज़ आपकी फिक्स है पहले से, ठीक है। सो VS कोड आपका काम पहले ही लाइट कर देता है, वो कहता है भाई जो चीज़ें चाहिए वो हम पहले से आपको दे रहे हैं, बस आप अपना डेटा इंजेक्ट करो क्या डालना चाह रहे हैं। दूसरा आपको एक और यहाँ पर मिलता है HTML के अंदर लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जिसमें EN मेंशन है। EN का मतलब क्या है, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर, अगर हिंदी की वेबसाइट होगी तो यहाँ पर हिंदी मेंशन होगा। अब इसका बेनिफिट कि हाँ HI, सो इसका बेनिफिट क्या होता है, बहुत पहले जब गूगल ट्रांसलेटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ना ट्रांसलेटर इंस्टॉल करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो पेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। मान लो बनाया आपने इंग्लिश में लेकिन वो हिंदी में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटर। बट अब क्या होगा कि अगर मैंने फोर्सफुली यहाँ पर मेंशन कर दिया तो ऑटो ट्रांसलेट नहीं होगा, यूज़र को फोर्सफुली ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो ये इसका बेनिफिट होता है। दूसरा एसईओ में हमारे गूगल को ये क्लियरिटी जाता है कि हम इस पेज में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके डेटा को उसी तरह से इंडेक्स किया जाए। क्लास में च्युइंगम मत खाइए, ठीक है, या तो इसको फेंक के आइए, तो थोड़े से ना तरीका मेंटेन करना चाहिए,
आप किसी इंटरव्यू में जाओगे इस तरह से बैठ के च्यू कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है नहीं है ना। तो इतनी तो बेसिक एटिकेट्स हमें स्कूल्स में सिखाए जाते हैं और अभी आप यहाँ प्रोफेशनल चीज़ें सीखने आए हो तो थोड़ा सा तो डेकोरम मेंटेन रखो। नेक्स्ट, this gives the browser instruction on how to control the pages dimension and scaling. The width equal to device width part sets the width of the page to follow the screen width of the device which will vary depending on the device. Means tablet, laptop, desktop उसके according आपका data जो होगा वो change होता रहेगा. The initial scale 1.0 part set the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So आप इसी पेज का देख रहे हैं, मैंने इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है। सो आप यहाँ देख रहे हैं अगर हम लोग मेटा व्यू पोर्ट का यूज़ नहीं करते तो आपको पेज कैसा दिखाई दे रहा है, और अगर हम लोग व्यू पोर्ट का यूज़ करते तो डेटा में किस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो यानी कि अगर हम लोग 100% पर देखते हैं तो आप देखेंगे यही सेम पेज जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसका स्क्रीनशॉट यूज़ किया हुआ है। तो देखो कितना बढ़िया से मोबाइल में भी रीडेबल है मेरा इन्फॉर्मेशन। बट इन द अदर हैंड अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो हमारा डेटा व्यू पोर्ट ना होने की वजह से कितना जूम आउट होकर दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू पोर्ट। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से, जैसे मेरे कंप्यूटर में सिमुलेटर अवेलेबल है, तो आप देखेंगे मोबाइल में हमारा डेटा व्यू पोर्ट हटाने से लगाने से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हटा दिया हमने, अब इसको लगा लेते हैं तो देखिए क्या डिफरेंसेस आते हैं। VS कोड को करेंगे क्लोज, ओपन करेंगे नोटपैड, URL को कॉपी कीजिए, सो हमने यहाँ पर अपना व्यू पोर्ट जो है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ऐड किया हमने यहाँ पर, प्रेस कीजिएगा Ctrl+S। ब्राउज़र में हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे F5 फॉर रीलोड, और अभी हम लोग मोबाइल मोड चेक करेंगे। डिफरेंस समझ आया? और अगर नहीं था तब आपको डेटा क्या था, जूम आउट होकर दिखाई दे रहा है। सो एसईओ जो लोग करते हैं, जो टेक्निकल एसईओ का काम करते हैं, उनका पहला अप्रोच ये होता है कि क्या पेज के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस है या नहीं है। अगर डेटा हमारा डिवाइस फ्रेंडली नहीं होगा तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि गूगल का सीधा कहना है कि मेरा जो 90% ट्रैफिक आता है वो मोबाइल से आता है, ना कि डेस्कटॉप से। ठीक है, देखो डेस्कटॉप पर जब भी आप अवेलेबल होंगे या लैपटॉप पर जब भी आप होते हैं तो आप बहुत कम ऐसे यूज़र हैं जो बेसिकली फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, वो जनरली अपना ऑफिस वर्क ही कर रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कोई डेस्कटॉप चला के फ्लिपकार्ट चलाएगा बैठ के इत्मीनान से, ऐसे परसेंटेज बहुत कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि 10% लोग, 90% लोग क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में सेलफोन के ऊपर ही अपने सेल्फ परचेजिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं। तो गूगल ये कहता है कि आप जो भी वेबसाइट बनाएं वो डिवाइस फ्रेंडली हो, फर्स्ट मोबाइल फ्रेंडली। टैबलेट को हम लोग ट्रैफिक में कंसिडर ही नहीं करते हैं, यानी कि अगर बात की जाती है डिजिटल मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग की, तो टैबलेट के ऊपर ऐड हम दिखाते ही नहीं है। आज की डेट में ऐड डेस्कटॉप पर कम आते हैं, मोबाइल और टीवी पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय कर रहे हो तो ऐड आपको वहाँ दिखाएगा गूगल, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन पर दिखाएगा। डेस्कटॉप पर भी हम लोग ऐड नहीं दिखाते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप का अगर रेशियो देखा जाए तो 10 से 15% ही है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट अप्रोच डेटा का डिवाइस फ्रेंडली हो और इतना क्लियर हो कि हम 100% पर बिना जूम किए डेटा को ईजिली रीड कर पाए। तो क्लियरिटी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम लोग यहाँ पर मोबाइल के साइज़ के हिसाब से देखें तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये बंद हो जाता है। तो क्लियर है ना, देखो मोबाइल पर है ना। रीओपन करेंगे नेक्स्ट। तो ये देखो मैंने ना डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके लिए ना यहाँ पर इसको कमेंट करके रखा हुआ था, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मेटा का इंपॉर्टेंस क्या है व्यू पोर्ट स्पेशली। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रिप्ट पार्ट। स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट, जिसको हम लोग हेड और बॉडी दोनों में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट गूगल ये कहता है कि जावास्क्रिप्ट को कभी हेड में मत लगाओ। बट अगर हम लोग लाइव लेके नहीं जा रहे हैं अपना, अगर हम लोग लर्निंग फेज में है तो हम लोग हेड और बॉडी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब गूगल मना क्यों करता है उसको ज़रा समझो, या अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो भी आपको हेड को अवॉइड करना चाहिए। देखो हेड में जावास्क्रिप्ट लगाने का मतलब ये होगा कि अगर आपके प्रोग्राम में एक डॉट भी अगर गलत लग गया, तो जावास्क्रिप्ट क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पब्लिशिंग नहीं है। जैसे HTML पब्लिशिंग लैंग्वेज, आप अगर मिस्टेक कर दे तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा, आउटपुट आएगा ही आएगा।
बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपके कोड में एक डॉट अगर मैं ये हटा देता हूँ तो इसके नीचे जितना भी मैटर लिखा होगा वो सब बंद हो जाएगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट आगे का मैटर रेंडर ही नहीं होने देगा आपका। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट को फुटर में रखते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा बॉडी क्लोज होता है, तो आपका HTML लोड हो चुका होगा। अब जावास्क्रिप्ट में अगर एरर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, बस प्रॉब्लम क्या रहेगा कि जो फंक्शनैलिटी के लिए आपने जावास्क्रिप्ट लिखा है वो ट्रिगर नहीं होगा। बट ऐसा नहीं कि आपका पेज ब्लैंक हो गया, ये आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सो script element is used to define client side JavaScripts. So the following JavaScript writes hello JavaScript into an HTML element with the ID demo. So open करेंगे अपना पेज, Ctrl U प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ का ID क्या है, डेमो। सो पैराग्राफ क्या होगा, जैसे आप यहाँ से ट्राइट पर क्लिक करेंगे वो अपडेट हो जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक फंक्शन जो कि यूज़र डिफाइन है, बट फंक्शन जो हमारा यहाँ पर कीवर्ड लिखा है ये प्री डिफाइन है, यानी कि आपको ये लिखना ही है, मैंडेटरी है आपके लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी अगेन प्री डिफाइन है, बट जो आपने आईडी डेमो यहाँ डिफाइन के यूज़र डिफाइन, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, बस ध्यान रखना है बिगिनिंग नंबर से नहीं होना चाहिए। और मैसेज जो भी आप अपना चेंज करना चाहें, तो जैसे हम लोग ट्राइट पर क्लिक करते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो अपडेट हो जाता है इसके अंदर। सो ये हेड और बॉडी दोनों में चलेगा, बट हमारा जो सजेशन है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फुटर है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप कभी जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट करें तो ये जो पार्ट हमारा पीस ऑफ कोड है वो आप बॉडी के क्लोजिंग से पहले रखें, ताकि आपका ये प्रोग्राम पूरा रेंडर हो पाए इजीली। ठीक है, और दूसरा पार्ट, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इससे एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पेज का लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, यानी कि एक विजिटर के लिए पेज इंटरेक्टिव बाद में होगा, पहले जब तक जावास्क्रिप्ट अपना काम नहीं कर लेगा। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि विजिटर को वेट करना पड़े, स्क्रीन बहुत देर तक वाइट दिखाई दे, डेटा इमीडिएटली दिखाई दे, सो दैट कि जब तक बाकी के कंटेंट तक यूज़र पहुंचता है, विजिट करता है, तब तक आपका जावास्क्रिप्ट और कंटेंट दोनों लोड हो चुके हों इजीली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस एलिमेंट। द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस URL and or target for all relative URLs in a page. The base tag must have either an href or a target attribute present or both. There can only be one single base element in a document. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेड के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक लोकल सर्वर का URL अवेलेबल है जिसमें हमने अपने फोल्डर का नेम और अपना डेट का नेम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और टारगेट क्या लिखा हमने इसमें, ब्लैंक। अब टारगेट ब्लैंक आपको पता है क्या होता है, मतलब एक न्यू टैब, न्यू विंडो, और सेल्फ हमें सेम ब्राउज़र के अंदर चेंजेस ऑफर करता है। और यहाँ पर एक इमेज अवेलेबल है इस तरह से। सो रन एग्जाम्पल पर क्लिक करते हैं, Ctrl U प्रेस करेंगे तो इस URL को हम लोग अपडेट कर लेंगे। कोड को करेंगे यहाँ से कॉपी और Ctrl O यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। एक बार देखिएगा हमने नवंबर का फोल्डर किस तरह से बनाया हुआ है, नवंबर 24। ठीक है, और आज डेट होगी 11/11। सो एक हमारे पास फोल्डर है इमेजेस के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास सेलफोन के नाम से एक इमेज अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सेव कीजिए फाइल को और ब्राउज़र में रीलोड कीजिए। सो ये URL तब हिट होगा कि अगर मैं इसको VS कोड से रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये VS कोड रन करने के लिए हम लोग एड्रेस बार में आएंगे, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे CMD। और अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहते हैं VS कोड में, तो 9 to 1030 फोल्डर को टारगेट करके आप यहाँ लिखिए CMD, एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। आपने यहाँ जाके टाइप करना है कोड स्पेस डॉट, और ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली लोकेट हो जाएगा VS कोड के अंदर इस तरह से।
इसके बाद यहाँ ये अपने फोल्डर में, और यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे अपना हेड, राइट क्लिक हेयर, आपको यहाँ से यूज़ करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। अब हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में लाइव सर्वर ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस में आपको यहाँ पर आके लाइव सर्वर सर्च करना है, तो इस तरह का आपको आइकन मिलेगा, ठीक है, लाइव सर्वर के नाम से। इसको इनेबल कर लीजिएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके यूआरएल में दिखाई दे रहा है एक आईपी एड्रेस ऐड हो गया है। ये एक लोकल आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, और इसके आगे जो लिखा आ रहा है कॉलन के साथ, दिस इज़ अ पोर्ट नंबर, ठीक है, ये हमारा पोर्ट हो गया। तो इंटरनेट जो बेसिकली चलता है वो, या वेब का जितना भी काम होता है वो पोर्ट के बेसिस पर होता है। जैसे पोर्ट 80 हो गया हमारा, पोर्ट 5500 हो गया। अब ये तो यूज़र डिफाइन है, हम इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। वीएस कोड में यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे पोर्ट लिखा आता है हमारा इधर, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्पोर्ट कर सकते हैं। देखो हमारा सर्वर क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, बंद हो गया। और अगर हम लोग वापस से अपने सर्वर को ऑन करना चाहें, गो लाइव, तो ये देखो हमारा वापस से पोर्ट इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो उसका बेनिफिट क्या होता है सर्वर को चलाने का। पहले का सभी कुछ बंद कीजिए और एक नज़र हम यहाँ डालेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और यहाँ लिखते हैं h1 क्लास डिस्प्ले 1 हेडर टेक्स्ट सेंटर और बीजी लाइट टेक्स्ट डार्क। ब्राउज़र में आइए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेडर अपडेट हुआ, इसके अंदर सर्वर अपना ऑन है। आप यहाँ से मैटर कट कर लीजिए, और ऐड कीजिए इसके अंदर। रिफ्रेश ना होने के पीछे का रीज़न क्या है, नवंबर 11 बेस यूआरएल। तो चलिए अपनी जरा बेस यूआरएल वाली फाइल को एक्सेस कीजिए। इसके अंदर नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन, तो देखो लाइव सर्वर में क्या होता है कि जब हम लोग इसको रन करते हैं, तो अगर आपका हेड और बॉडी अगर इन्वॉल्व होगा तो हमारा लाइव सर्वर का कोड इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इंजेक्ट हो जाता है इस तरह से। तो इसका एक तरीका है कि आप यहाँ से अपनी फाइल को ओपन करिए और इस फाइल का नेम यहाँ पर अपडेट करिए। तो पहले आपने नोटिस किया था हमारी इमेज नहीं आ रही थी इसके अंदर, लेकिन सर्वर यूआरएल होने की वजह से जो हमने हेड में अपना सेट किया हुआ है ये चीज़, तो जैसे ये यूआरएल हमारा मैच हो रहा है तभी हमारा क्या हो रहा है, इमेज इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। बट बिफोर दैट जब हमने इसको ट्राई किया था
बिना सर्वर के, तो ये हमारा पार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन जब आपकी मैच होगी, जो आपने हेड के अंदर लिखा हुआ है, जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक आपका कंटेंट जो होगा वो नॉन एक्सेसिबल रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है बेस यूआरएल। तो जनरली इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप किसी वेबसाइट में साइन इन साइन अप करा रहे हैं, लॉगिन वगैरह करा रहे हैं, तो जैसे ऐसा समझिए कि हमने यहाँ से किसी जीमेल के अंदर लॉगिन किया हुआ है, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया इस चीज़ को किसी पर्सन का, अब वो पर्सन अपना सेशन आउट करके वहाँ से चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसके जाने के बाद इस यूआरएल को जो आपने कॉपी किया है वो आप उससे डेटा फैच करा लेंगे। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि अगर ये काम करता होता तो इनकॉग्निटो मोड में मुझे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए था, मुझे लॉगिन करने के लिए नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, तो ये सिर्फ तब तक ही काम करेगा सेम ब्राउज़र के अंदर जब तक पर्सन लॉग आउट नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बेस। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ में काम करती हैं, जैसे सेशंस होते हैं आपके, तो ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं लेआउट। चलिए, लेआउट तो कोई भी वेबसाइट जब भी आपका स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेडर, नेविगेशन, सेक्शंस, साइड बार जो कि लेफ़्ट और राइट कहीं भी हो सकता है, और आपका फुटर। तो एसाइड जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखें, तो जब आप प्रोडक्ट में फिल्ट्रेशन करते हैं तो आपको साइड बार कहाँ दिखाई देता है, लेफ़्ट। सो अगर हम लोग यूएस यूके बेस्ड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो जनरली बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है फिल्ट्रेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपका गल्फ कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। ब्लॉगिंग के केस में क्या होता है कि जब भी कोई ब्लॉग बेस्ड साइट बनाई जाती है तो उसमें हम लोग इस चीज़ को राइट हैंड साइड पर पुट करते हैं और न्यूज़ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ANI न्यूज़। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा मेन फोकस पार्ट है, अगर किसी भी न्यूज़ को आप ओपन करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उससे रिलेटेड कंटेंट हमारा डेस्कटॉप मोड में राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा। सॉरी। सो HTML5 में स्पेशली कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की गई। सो वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर. So HTML has several semantic elements that defines the different parts of the web page. So header part defines a header for a document or a section. अब देखिए बिफोर दैट क्या होता था, जब तक HTML5 में ये नए टैग्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो हम लोग क्या करते थे, क्लास जब बनाते थे उसको नेम क्या देते थे, हेडर. और ये प्रैक्टिस आज भी सेम ही है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर अगर आप हेडर टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप अपने कंटेंट में हेडर की क्लास बनाइए, तो ये सेम ही काम करेगा. और अगर आप हेडर की क्लास नहीं बना रहे तब आप हेडर टैग का इस्तेमाल कीजिए. तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल को आपके पेज का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो जाता है कि आपने हेडर कहाँ डिफाइन किया है. ठीक है, सो ये सारे टैग्स जितने भी सेमेंटिक्स हम लोग देख रहे हैं ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर इन एलिमेंट्स को एज ए क्लास इस्तेमाल करना है. So defines a header for a document or a section. Nav defines a set of navigation link. Section defines a section in a document. अब sections क्या होता है, जैसे फोटोशॉप अगर हम लोग ओपन करते हैं so यहाँ पर आप कोई पेज ओपन कर लीजिए अपना इसके अंदर, और ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, इसी कंप्यूटर के सी ड्राइव में. सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप MWF. इसके अंदर हम जाएंगे 332.5 और नवंबर में आपको यहाँ से कुछ PSD फाइल दिखाई देंगे. ओपन करिए इस फाइल को फोटोशॉप में.
तो अगर हम लोग इस डिज़ाइन के थ्रू अंडरस्टैंड करें जो नए सेमेंटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सो ये पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका किस में कंसिडर होगा, हेडर के अंदर। ये आपका कंसिडर होगा नैव के अंदर। इसको आप हीरो सेक्शन नेम रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा मेन फोकस या हाईलाइट पार्ट होता है वो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। ये हुआ हमारा सेक्शन अलॉन्ग विथ कॉलम्स, ठीक है। सो आज की डेट में जो मॉडर्न एरा में वेबसाइट्स डिज़ाइन हो रहे हैं उसमें क्या होता है, कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। अब कॉलम 3 हो सकते हैं, कॉलम 4 भी हो सकते हैं, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, कॉलम 1 भी हो सकते हैं। तो 1 कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव की, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी क्योंकि उसका कोड भी हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, तो ये जो हम लोग डिज़ाइन देख रहे हैं ये 2010 का हम लोग स्टाइल देख रहे हैं। 2010 तक वेबसाइट्स कुछ इस तरह की हुआ करती थी, यानी कि स्ट्रक्चर काफ़ी रिफाइन और क्लियर हो चुके थे। कॉलम बेस हमें पता चल रहा है क्लियरली। अब कॉलम बेस प्रिंसिपल को क्यों लाया गया, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, तो आपका लुक एंड फील कुछ ऐसा रहेगा। सॉरी, पेज को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आउटर एरिया है वो क्या है, 100%, यानी कि अगर 4K डिस्प्ले होगा तो ये मेरा कलर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता रहेगा। क्योंकि अगर फोटोशॉप के अकॉर्डिंग आप देखें इसका विड्थ कितना है, 1600, बट हमारी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, फुल HD 1920, तो कलर हमारा ओवरफ्लो हो रहा है फुल विड्थ में। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोई विजिटर है जो मोबाइल यूज़र है, तो मोबाइल में जाते ही मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉलम क्या हुआ, अब वो एक रो में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ध्यान से देखें फोटोशॉप में ये साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं आपको तीनों कॉलम्स। मोबाइल मोड में जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो बेनिफिट्स इसके नीचे दिखाई देगा, टेस्टिमोनियल बेनिफिट के नीचे आपको मिलेगा। और यही सेम देखो चेंजेस यहाँ पर हमारे हो रहे हैं इसके अंदर। बैनर रिसाइज हो चुका है, नैप बार कोलैप्स हो गए इसके अंदर, और आपके पोर्टफोलियो जो आपको 4 कॉलम में दिखाई दे रहे थे वो अब आपके सिंगल रोज में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से ब्लॉग अपडेट्स एंड कनेक्ट विद अस, ये आपके 2 कॉलम बेस लेआउट थे। नेक्स्ट आपका फुटर पार्ट, तो ये देखिए, तो मोबाइल में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, कंटेंट हमारा कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है, कुछ भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। और अगर बर्गर आइकन पर क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे यहाँ पर लिंक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सभी को अचीव करने के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ रहा है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या हो रहा है कि जब आप मोबाइल मोड में आते हैं तो आपके लिंक्स जो हैं वो एक बर्गर आइकन में कोलैप्स हो रहे हैं, और आप इसको क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस हिडन कंटेंट को विजिबल कर देता है और विजिबल कंटेंट को वापस क्लिक करने पर हिडन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये रेस्पॉन्सिव बना कैसे, इसके पीछे है लॉट ऑफ CSS यहाँ पर अवेलेबल है जो आप आगे जाके सीखने वाले हैं। ये सब क्या है, CSS। और मोबाइल मोड का CSS आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, दिखाई दे रहा है, मीडिया। सो मीडिया क्वेरी का हम लोग यूज़ करते हैं। इससे हमने जितना भी डेस्कटॉप में डेस्कटॉप वर्जन बनाने के लिए अचीव किया उतने पार्ट को हमने मोबाइल के अंदर लाके चेंजेस कर दिया। और जावास्क्रिप्ट का पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो उस नेविगेशन को आपका कोलैप्स और एक्सपेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करेंगे, सीख जाएंगे, बट मैंने आपको दिखाया कैसे एक PhD से हम लोग HTML अचीव करते हैं और उस HTML को हम लोग कैसे रेस्पॉन्सिव में लेके आते हैं। आज की डेट में गूगल का पहला पार्ट यही है कि अगर आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो भी आपको गूगल की इंडेक्सिंग में जगह नहीं मिलेगी, यानी कि गूगल आपको इंडेक्स नहीं करेगा। तो ये गूगल ने स्टेटमेंट पैंडेमिक में 2020 में बहुत क्लियर रख दिया कि जो वेबसाइट बना अगर वो रेस्पॉन्सिव नहीं है तो वो लोगों को मैं सर्च में दिखाऊंगा भी नहीं। क्लियर है गूगल की तरफ से। तो पहली चीज़ वेबसाइट का रेस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी। तो 2020 तक लोग वेबसाइट्स बना रहे थे, कुछ लोग रेस्पॉन्सिव बनाते थे, कुछ लोग नहीं बनाते थे। बट सीधी सी बात है कि वेबसाइट का पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स तक पहुंचना, बिजनेस जनरेट करना। अब आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लेके एक वेबसाइट अगर स्टार्ट किया, अगर वो एंड यूज़र्स तक पहुंचेगा ही नहीं तो बिज़नेस कैसे जनरेट होगा, है ना।
तो गूगल ने बहुत क्लियर कर दिया, इसलिए रिस्पॉन्सिव आज की डेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको भी सिखाएंगे रिस्पॉन्सिव कैसे बनती हैं चीज़ें। अभी हमने लास्ट क्लास में ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट भी कर लिया कोडिंग के हेल्प से, तो इसका भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे रिस्पॉन्सिव अगर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा। तो क्लियर हुआ? हेडर पार्ट, नेविगेशन, सेक्शन। सेक्शन सिंगल भी हो सकता है, जैसे कि हमारा बैनर इमेज था, सेक्शन कॉलम्स के साथ भी हो सकता है। साइड पार्ट जनरली ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। फुटर पार्ट जहाँ पर आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। डिटेल्स, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का अगर आप डिटेल्स हाईलाइट करना चाहते हैं, ओपन एंड क्लोज कराना चाहते हैं, जैसे रीड मोर, लर्न मोर, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ डिटेल पार्ट। और समरी डिफाइंस अ हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं मॉडर्न वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, ध्यान रखिएगा, या तो ये टैग आप इस्तेमाल करें या फिर इन टैग्स के नाम से क्लास। गूगल को आपके पेज का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि आपका कहाँ पर नेविगेशन है, कहाँ पर हेडर सेक्शन है, कहाँ पर आपका फुटर सेक्शन है। बात करेंगे HTML लेआउट टेक्निक्स। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट। पॉइंट आ गया, मल्टी कॉलम यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया। ईच टेक्निक हैज़ इट प्रॉज एंड कॉन्स। सो पहला पार्ट क्या आता है? CSS फ्रेमवर्क। सेकेंड पार्ट आता है फ्लॉट। थर्ड पार्ट है फ्लैक्स बॉक्स एंड फोर्थ पार्ट इज ग्रिड। सो मॉडर्न जो वेबसाइट्स अचीव हो रहे हैं वो हो रहे हैं या तो फ्रेमवर्क के थ्रू या फिर फ्लैक्स एंड ग्रिड के थ्रू। फ्लॉट के थ्रू जो वेबसाइट्स हम लोग बनाते थे, अब ये प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो चुकी है और क्लियरली 2014 के बाद से हम फ्लॉट में वेबसाइट्स नहीं बना रहे हैं। आज की डेट में फ्लॉट्स का यूज़ हम लोग विद फ्लैक्स एंड ग्रिड करते हैं, वो भी उसके इंटरनल एलिमेंट को हैंडल करने के लिए, ना कि मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो CSS फ्रेमवर्क की बात आती है तो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने मेंशन किया है। इफ़ यू वांट क्रिएट योर लेआउट फास्ट, यू कैन यूज़ अ CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड। ये दोनों नाम आज की डेट में टेक इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो चुके हैं। बूटस्ट्रैप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया 2011 में ट्विटर ने, ठीक है, जिसकी हेल्प से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनना पॉसिबल हुआ। बट जो अभी मैंने आपको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन दिखाया वो हमने कस्टम बनाया, उसमें ट्विटर बूटस्ट्रैप का कोई भी यूज़ नहीं है। तो आपने कई बार देखा होगा, आपकी क्लास में एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ लेकर आता हूँ गेट बूटस्ट्रैप, देखा? सो ये कोड जो है वो ट्विटर के डेवलपर्स ने ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो उनका क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, यानी कि आपको लेस कोड लिखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि HTML CSS आपको खुद से आना भी चाहिए, तभी आपको पता होगा कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, क्या चेंजेस करने हैं, जिससे आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाए। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है टेलविंड। आज की डेट में वेबसाइट्स की तरह एक नाम शायद आपने सुना या नहीं, जिसको हम बोलते हैं वेब एप्स। वेब एप्स क्या होती हैं कि वो ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर हम लोग किसी साइट का मोबाइल ऐप नहीं बना रहे हैं, बट मेरी वेबसाइट बिल्कुल मोबाइल एप्लीकेशन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनियाँ वेब एप्स बनवाती हैं? जनरली ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, वेब एप्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो शेयर मार्केट या क्रिप्टो के लिए यूज़ होता है, या फिर आपके जितने भी फैंटेसी ऐप आते हैं, ठीक है, वो लोग वेब एप्लीकेशंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? अब मान लीजिए आपने एक XYZ डोमेन खरीदा और उस पर आपने एक वेब ऐप को लाइव किया, ना कि वेबसाइट। तो वेब ऐप का पहला डिफरेंस आपको वेबसाइट में और वेब ऐप में क्या आता है कि वेब ऐप कभी भी फुल स्क्रीन नहीं होता, वो आपको स्क्रीन के मिडिल में ही मिलेगा, छोटे साइज़ में, वो स्ट्रेचेबल नहीं होगा। दूसरा, वेब ऐप का जैसे आप मोबाइल से अगर रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपके एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अगर आप iOS के ऊपर रिक्वेस्ट करें तो iOS के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये वेब ऐप का मेजर डिफरेंस आता है, ठीक है। वेबसाइट और वेब ऐप में आपको क्या डिफरेंस और मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी जो हमने एक डिज़ाइन देखा उसमें आपका नेविगेशन बर्गर में चला गया। फ्लिपकार्ट को अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं वेब ऐप के फॉर्म में, तो आपको जो उसके कंट्रोल्स हैं वो मोबाइल मोड में नीचे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि जनरली हमारा मोबाइल ऐप के अंदर आते हैं ट्रिगर्स कि भी हमारा होम हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं। सो ट्राई करेंगे फ्लिपकार्ट मोबाइल मोड एक्टिवेट,
ठीक है। तो ये हम लोग अभी डेस्कटॉप से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर रेज कर रहे हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा चार या पांच ऑप्शंस आपको नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट का जो हम लोग पेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होकर दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि ऊपर यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एक आइकन लगा रखा है, मोबाइल ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे ले जाएगा, जो भी विजिटर इस पेज की रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे जो लिंक्स हैं, ठीक है, वो सब कहाँ पर आ गए, है ना, एक वेबसाइट की तरह ही हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। हम बात करेंगे स्विगी, यूज करते हैं आप लोग? क्या दिखाई देता है? कंट्रोल नीचे आ गए, कहीं ऊपर ऐसा तो नहीं दिख रहा कि बर्गर आइकन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। दिस इज़ अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि बंदा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसको फ़ोन में एप्लीकेशन डालना पड़े। तो बहुत सारे लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते ऐप डालने के लिए, या आप ऐसा समझो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाले मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 128 GB। अब आपके फ़ोन में कई बार ऐसा होता है कि स्पेस ही नहीं होता नया ऐप डालने के लिए, पहला कोई उड़ाओ फिर नया डालेगा। भाई मेरे पास जो भी एप्लीकेशन है वो मैं अनइंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक ऐप को अनइंस्टॉल रीइंस्टॉलेशन मतलब एक पेनफुल प्रोसेस की, फिर से उसको पूरा ऑथेंटिकेट करो फिर जाके वो वर्क करेगा। सो लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, बिना इंस्टॉल किए मोबाइल से जैसे स्विगी को रिक्वेस्ट करेंगे, वो वेब एप्लीकेशन से पूरा ऑर्डर अपना प्लेस कर पाएंगे। बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह ही लोड हो रहा है। आप चाहो तो स्विगी का ऐप ओपन कर लो अपने फ़ोन में और इसको चला लीजिए, दोनों सेम ही एक्सपीरियंस देने वाले हैं आपको, ठीक है। ये होता है वेब एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप मोड आया तो डेस्कटॉप की जैसे वेबसाइट बन गया ऑटोमेटिक, मोबाइल आएगा तो वेब एप्लीकेशन बन जाएगा। तो फ्लिपकार्ट और उसमें मैंने डिफरेंस समझा दिया आपको। तो फ्लिपकार्ट मोबाइल के लिए डेडिकेटेड है कि भाई आपको अगर मेरे सारे फीचर्स बहुत अच्छे से यूज़ करने तो प्रॉपर ऐप के फॉर्म में चलाओ, मेरा कोई वेब ऐप नहीं आता है। दूसरा पार्ट था हमारे पास यहाँ पर टेलविंड। टेलविंड जितनी भी वेब ऐप्स बनती हैं आज की डेट में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब आप यहाँ देखोगे जैसे कुछ कोड हम लोग करते जा रहे हैं, रियल टाइम में हमारे यहाँ पर चेंजेस हमें डिस्प्ले होते जा रहे हैं। ये जितना भी पार्ट लिखा जा रहा है दिस इज अ CSS, बट ये CSS के क्या है, क्लासेस के नेम। जो लिख रहा है डेवलपर उसको ये पता है कि क्या लिखने से क्या आउटपुट आएगा, और वो चेंजेस हम लोग रियल टाइम में देखते जा रहे हैं। यानी कि मुझे कोई क्लास लिख के नहीं आना है, मुझे क्लास का नेम पता होना ज़रूरी है कि किस को लिखने से क्या बनेगा। अभी इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था, मैंने लिखा था कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखा था, डिस्प्ले 1 H1 के अंदर, और मेरा हेडिंग लार्ज साइज में बन के तैयार हो गया था। ये वही चीज़ है। तो आपने देखा एक बेसिक से डिज़ाइन कहाँ तक पहुँच गया चेंज होते हुए। सो दिस इज़ अ टेलविंड। तो टेलविंड एक लाइट वेट, अगर आपने कोई वेब ऐप क्रिएट करना है तो उसके लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है। क्या हुआ? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, CSS फ्लॉट लेआउट। It is common to do entire web layout using the CSS float property. Float is easy to learn and you just need to remember how the float and clear properties work. Disadvantages क्या हैं floating की? So floating elements are tied to the document flow which may harms the flexibility. यानी कि आप फ्लॉट की हेल्प से एक ऐसा वेबसाइट तो बना सकते हो जो एक पर्टिकुलर डिवाइस फ्रेंडली हो, मतलब कि मे बी टैबलेट हो गया, मे बी डेस्कटॉप हो गया। बट रेस्पॉन्सिव की जब बात आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना रेस्पॉन्सिव, वो फ्लॉट से ही बना है, लेकिन मीडिया क्वेरी में आपने देखा बहुत सारा कोड था। अगर वो मैंने फ्लैग्स यूज़ किया तो वो कोड बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हैंडल करना आसान नहीं है, बट जिनको आता है वो लोग कर सकते हैं हैंडल, बट ये इसका डिसएडवांटेज है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर जिसमें हेडर अवेलेबल है, नेविगेशन अवेलेबल है। तो नैव के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, फ्लॉट लेफ्ट। अब ये फ्लॉट लेफ्ट हमने क्यों यूज़ किया नैव के अंदर, नीचे आते हैं ज़रा बॉडी में, आप यहाँ देखेंगे हमने नैव के अंदर यूएल के अंदर क्या यूज़ किया है, LI हमें पता है ब्लॉक एलिमेंट है,
जितनी बार आप LI बनाएंगे वो हर बार एक न्यू लाइन में कॉल होगा। बट मुझे क्या चाहिए, साइड बाय साइड। सो अगर आप चाहते हैं लंदन के आगे पेरिस हो, पेरिस के आगे टोक्यो हो, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्लॉट लेफ्ट। तो चलिए इसका आउटपुट हम लोग ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है देखने के लिए। रन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने यूएल का जो कंटेनर है, एक बार ज़रा उस पर नज़र डालिए, इधर देखिए। तो यूएल का जो कंटेनर है नैव, हमने इसको क्या बोला है, फ्लॉट लेफ्ट, और इसके आगे एक सेक्शन और अवेलेबल है, ठीक है, जिसका हमने नेम यहाँ पर रखा हुआ है सेक्शन। तो नीचे आइए, नैव के आगे हमारे पास क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल और नैव किसके अंदर कंटेन है, एक सेक्शन के अंदर। तो यानी कि सेक्शन में दो पार्ट है, वन इज़ नैव, यानी कि ये पार्ट हमारा पूरा क्या है नैव, और ये पार्ट हमारा क्या है आर्टिकल, और ये दोनों किसके अंदर कंटेन है, सेक्शन के अंदर। सो हम ये चाहते हैं कि नैव और आर्टिकल दोनों साइड बाय साइड यहाँ पर आ जाएं, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर, फ्लॉट लेफ्ट ऊपर। तो जब भी आप फ्लॉट लेफ्ट किसी एलिमेंट को देंगे, जैसे नैव को हमने दिया है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि जो सेकंड एलिमेंट आपके पास बचा इसमें, यानी कि आर्टिकल, उसमें भी फ्लॉट लेफ्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो ये वाला सेक्शन है मेन, ये इसके नीचे चला जाएगा। हटा के दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोड कॉपी, कंट्रोल ओ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लियरिटी के लिए क्या करते हैं, फ्लॉट लेफ्ट को कमेंट कर देते हैं। कमेंट मतलब अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेव किया हमने इसको, वेब ब्राउज़र में आएंगे, रिलोड करेंगे, क्या दिखाई दिया, जो हमारा पार्ट जितना इसका विड्थ है वो पार्ट इसके नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि दोनों एलिमेंट के ऊपर फ्लॉट लेफ्ट का होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा पार्ट, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं हमारा मोड चेंज हो गया। सो रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी हमने यहाँ पर कुछ कोड मेंशन किया हुआ है। क्या लिखा है, नेविगेशन और आर्टिकल जो मोबाइल मोड में अपनी विड्थ रखते हैं, कितना, आर्टिकल की विड्थ है 70% और नेविगेशन विड्थ कितना है। सो जब ये मोबाइल मोड में आएंगे तो ये 100% स्क्रीन की विड्थ को शेयर करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मोबाइल मोड एक्टिवेट हुआ, नैव फुल विड्थ हो गया मोबाइल मोड में। इसी वजह से जब इसको सेक्शन को या सॉरी आर्टिकल को जगह नहीं मिला, तो वो कहाँ गया, ऑटोमेटिक नीचे, है ना। और यही हमने यहाँ पर कोड में देखो लिखा हुआ है, क्या हो जाए, नैव और आर्टिकल की विड्थ कितनी हो जाए, 100%, और हाइट जो भी हमने सेट किया वो मोबाइल मोड में ऑटो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह से। सो ये था हमारा फ्लॉट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यही सेम चीज़ अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स से अचीव करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सो फ्लैक्स बॉक्स में जिस पार्ट को आप फ्लैक्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, सेक्शन के अंदर दो एलिमेंट थे, नैव और आर्टिकल। तो हमने क्या लिखा, नैव और आर्टिकल दोनों को फ्लॉट लेफ्ट। लेकिन इस केस में आपने नैव और फ्लॉट को कुछ नहीं करना है, आपने सेक्शन को टारगेट करना है। आप सेक्शन को क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। सो इसके अंदर जो दोनों एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड हो जाएंगे। एक तो ये पार्ट आपका आ गया, इसके अंदर क्या लिखा है सेक्शन में, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब हमने यहाँ पर नैव और जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू डिफाइन किया। हमने क्या लिखा, फ्लैक्स 1 मतलब 100%। अगर मैं नैव और आर्टिकल दोनों को फ्लैक्स की वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो ये दोनों अपने आप में 100% हो गए। अब दोनों जब 100% हो गए तो स्क्रीन की 100% का 50-50 दोनों शेयर करेंगे। चलो इस एग्जाम्पल को भी ज़रा रन कर लेते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। कॉपी। सो अभी आप देखिए हमारा नैव का विड्थ कितना आ रहा है, 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितना विड्थ डिफाइन किया हुआ है, 3। ज़रा ध्यान से देखें, है ना, 3 मतलब 300%, यानी कि जो मेरा नैव है उसका 3 टाइम लार्जर ये होगा ऑटोमेटिकली। तो चलो नोटपैड में फाइल को ओपन करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स। यहाँ पर देखिए फ्लैक्स 1 है, और यहाँ पर भी हम जाके अभी के लिए फ्लैक्स 1 कर देते हैं। प्रेस करेंगे Ctrl+S, वेब ब्राउज़र में आइए, ये हमारा एग्जाम्पल ओपन है फ्लैक्स का। ऊपर देखिए URL फ्लैक्स बॉक्स, क्या दिखाई देता है, 50-50%, है ना। यानी कि दोनों एलिमेंट 100% अपने आप में, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से वो 50-50 स्क्रीन की विड्थ को यूटिलाइज करेंगे। बट अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो मेन सेक्शन है, यानी कि जो आर्टिकल सेक्शन है, वो स्क्रीन का ज़्यादा विड्थ कंज्यूम करेगा,
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखें इसका ये 3 टाइम हो गया। अगर आप 4 लिख देंगे तो 4 टाइम में चला जाएगा, यानी कि इसकी विड्थ और एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये हुआ डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर। अब देखो जब मोबाइल मोड आया तो हमने क्या किया कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा कोड लिखा, हमने सिर्फ इतना बोला कि अभी क्या है हमारा जो डिस्प्ले मोड है, जब आप फ्लैक्स यूज़ करते तो ये हो जाता है रो, और जैसे ही आपका मोबाइल मोड आएगा ये क्या हो जाएगा, कॉलम। चेंज हो गया। तो हमने क्या लिखा, सिर्फ कोड के अंदर मोबाइल मोड के अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉलम। तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे फ्लॉट के कोड की लेंथ और फ्लैक्स के कोड की लेंथ, तो आपको फ्लैक्स का कोड छोटा दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें एडिशनल आप देख रहे होंगे, जैसे कि वेबकिट फ्लैक्स, एमएस फ्लैक्स एंड फ्लैक्स। सो देखो वेबकिट फ्लैक्स, एमएस फ्लैक्स क्या होता है, दीज आर प्रीफिक्स। देखो आपको पता है हमारे पास मल्टीपल वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एंड क्रोम। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी लेटर ऑन हमारी कि जो सभी ब्राउज़र्स में सही से रेंडर नहीं होती थी, बट अभी 2024 के अंदर हम लोग एंड में है ऑलमोस्ट। अगर मैं ये ना भी लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के अंदर सही से आउटपुट आएगा। तो ज़रा इसको समझिए। एमएस मतलब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यानी कि सफारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करेगा, और वेबकिट जो होता है ये आपका क्रोम के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो अभी भी कुछ CSS ऐसी हैं जिसके लिए आपको प्रीफिक्स लगाने पड़ेंगे। इसमें अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आउटपुट आपका बढ़िया आएगा। थर्ड हमारा क्या होता है, ग्रिड लेआउट, ठीक है। द CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ऑफर्स अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रोज एंड कॉलम्स, मेकिंग इट ईजियर टू डिजाइन वेब पेजेस विदाउट हैविंग टू यूज फ्लॉट्स एंड पोजिशनिंग। सो ग्रिड का हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो आपको ग्रिड समझ में आ जाएगा कि ग्रिड किस तरह से काम करता है। तो ग्रिड का एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना है 2 कॉलम का। तो जनरली प्रिंसिपल ये कहता है कि एक रो होना चाहिए, उसके अंदर 2 कॉलम। तो अभी रो क्या है, सेक्शन, सेक्शन के अंदर नैव, और क्या है, आर्टिकल। बट अगर मैं ग्रिड में सेम स्ट्रक्चर को अचीव करूँगा तो मुझे यहाँ पर रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करेंगे समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं डेडिकेटेड रेस्पॉन्सिव की। तो रेस्पॉन्सिव जैसे आप समझ पा रहे हैं, लार्ज स्क्रीन, टैबलेट एंड मोबाइल स्क्रीन। सो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड्स ऑन ऑल डिवाइसेस, और रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड व्यू पोर्ट्स। सो व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices, desktop, tablets and phones. So आपको यहाँ पर एक चीज़ का जो मैंने बता दिया था क्या है वो, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट होगा तभी आपका लिखा हुआ कोड वर्क करेगा, अगर व्यू पोर्ट नहीं होगा तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट तो वो आपने ध्यान रखना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक हेडर है, साइड बार अवेलेबल है लेफ्ट राइट में, और मिडिल में हमारा बॉडी एरिया अवेलेबल है, और नीचे फुटर अवेलेबल है। सो अगर हम यहाँ पर इसको Ctrl U प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हमारा CSS अवेलेबल है, दूसरा क्या है, मीडिया, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे इसको रिसाइज करेंगे तो देखिए मोबाइल मोड में चेंज हो गए। अगर हम लोग टैबलेट में आते हैं तो आपका ये डिज़ाइन टैबलेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर डेस्कटॉप आएगा तो आपका डेस्कटॉप के हिसाब से डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के हिसाब से मेरा मैटर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। सो पहला पार्ट जैसे कि सेटिंग द व्यू पोर्ट टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट एट द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। सो ये किस केस में करना है, अगर आप काम कर रहे हैं नोटपैड के अंदर। सो जैसे कि मैं आपको VS कोड के बारे में बता चुका हूँ, VS कोड ऑटोमेटिकली आपको ये ऑफर करेगा, आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोटपैड में कर रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि ये आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। सो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, दिस विल सेट द व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज which will give the browser instruction on how to control the page dimensions and scaling. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. So आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेटा क्या जूम आउट होकर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेरा डेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ़ योर ब्राउज़र
this page on a phone or a tablet, you can click on the two links above to see the difference. So यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे हमारा व्यू पोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव जब वेबसाइट बनती है तो हमारी इमेज का भी रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है, यानी कि आपकी इमेज अपने आप स्केल अप हो और स्केल डाउन भी हो जाए। सो रेस्पॉन्सिव इमेजेस आर इमेजेस दैट स्केल नाइसली टू फिट एनी ब्राउजर साइज। सो यूज़ द विड्थ प्रॉपर्टी। तो विड्थ में आपको यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, आप क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज। सो परसेंटेज क्या होता है कि आपकी स्क्रीन का रिलेटिव होता है, यानी कि जैसा स्क्रीन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इमेज ऑटोमेटिकली अप स्केल डाउन स्केल होता रहेगा। सो जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने विड्थ को क्या लिखा है, 100%। सो बेनिफिट, स्क्रीन अगर हमारा इतना बड़ा है तो हम इमेज अपना अप स्केल, स्क्रीन को अगर रिसाइज कर देते हैं तो इमेज भी ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी आपकी। सो अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है इमेज के अंदर, मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ के अंदर हम लोग एक लॉकिंग फिक्स कर सकते हैं कि इमेज कहाँ तक अप स्केल हो। अब जैसे इस एग्जांपल में हमारा हो तो गया, बट एक पिक्सलेट के अलावा दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि विजिट, अगर ये हाई क्वालिटी तो चलो पिक्सलेशन सॉल्व हो जाएगा, बट मैं इस इमेज को एक्सपीरियंस तो नहीं कर पा रहा हूँ ना, मुझे इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, तो जो भी पार्ट आप देखने जाओगे वन गो में आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगा। सो इसी का सॉल्यूशन किस में आता है, मैक्स विड्थ। So if the max width property is set to 100%, the image will scale down if it has to, but never scale up to be larger than the original size. So image का जो original size है वो यही है, ठीक है। तो इस केस में हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, अगर हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, इमेज आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए स्क्रीन छोटी हो जाती है, इमेज स्केल डाउन भी हो रहा है, ठीक है, और वापस से अगर हम लोग स्क्रीन को बड़ा करते हैं, देखो इमेज हमारा बड़ा भी, तो यानी कि हम नहीं चाहते जो मेरा ओरिजिनल साइज है उससे अप स्केल हो। सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, मैक्स विड्थ। और ये देखिए मैक्स विड्थ में हमने यहाँ पर जाकर सेट किया 100%, ठीक है। तो विड्थ की जगह लिखिएगा मैक्स विड्थ, तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल साइज आपका मेंटेन रहेगा, और अगर उससे नीचे जाएगा तो इमेज अपने आप स्केल डाउन हो जाएगा। सो ये है परफेक्ट एग्जाम्पल, और ये है आपका विड्थ के साथ। सो ये आपने कंसिडर नहीं करना है, तो डूज एंड डोंट्स दोनों अवेलेबल है इसके अंदर। नेक्स्ट, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ। सो इसके लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं पिक्चर। ये मैंने आपको डेमो ऑलरेडी पहले दिखाया हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था कि फ्लिपकार्ट अलग अलग डिवाइस की विड्थ के लिए अलग अलग इमेजेस का यूज़ करता है। जैसे बैनर इमेज क्या होता है, उसका मोबाइल के लिए अलग होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि the HTML picture elements allow you to define different images for different browser window sizes. So मैं एक इमेज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग साइज पर अलग अलग इमेज आपको डिस्प्ले होगा। So resize the browser window to see how the image below changes depending on the width. तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करें, पिक्चर टैग। पिक्चर में जो आप दिखाना चाहते हो वो आपको IMG टैग में डिफ़ॉल्ट रखना है। ये किस लिए यूज़ होगा, मान लीजिए कि आपका पिक्चर टैग एक ऐसे वेब ब्राउज़र पर चल रहा है जहाँ पर पिक्चर टैग रेंडर ही नहीं हो सकता है कोई पर्सन है जो विंडो 7 चला रहा हो, अभी भी हो सकता है कोई विंडो XP चला रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर HTML5 के टैग्स आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो उस केस में जो आपका IMG टैग के अंदर डेटा होगा वो डिस्प्ले होगा। और बाकी के जो 3 URL हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स में बढ़िया से काम करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हमारा ये इमेज होगा। अब हम लोग इमेज को, ब्राउज़र को रिसाइज करेंगे। जैसे विड्थ हमारा 1500 पिक्सल पर आया, चेंज हो गया, ठीक है। 1500 अबव जाओगे तो चेंज हो जाएगा, और नीचे आएंगे 600 पिक्सल पर पहुंचे तो हमारा फिर से इमेज चेंज हो गया। सो इस तरह से आप अलग अलग साइज़ के ऊपर अलग अलग इमेज को रेंडर करा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, मीडिया इक्वल टू किस विड्थ पर क्या डेटा दिखाना है, और जो डिफ़ॉल्ट दिखाना है उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा टॉपिक ध्यान रखेंगे, रिस्पॉन्सिव चल रहा है, रिस्पॉन्सिव डिस्कस